बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 आज आमच्या आमंत्रणाला मान देऊन आपण सर्वजण इथं आलात याबद्दल मी जमात इस्लामी हिंदच्या वतीने आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। आणि आपण सगळे जाणत आहात की जमात इस्लामीची स्टुडंट्स विंग आहे, म्हणजे SIO स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन, जी मागील 40 वर्षापासून विद्यार्थ्यांमध्ये, म्हणजे जे कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये काम करीत होते आणि समाजामध्ये सद्भावना, युवकांमध्ये समाजसेवेची भावना, एकात्मतेची भावना या गोष्टींचा वाव देण्याचं काम हे करीत आहे। तर योगायोगाने आज जे आहे त्यांचा एक अभियान चालू आहे, त्या अभियानाची माहिती देण्यासाठी आमच्या सोलापूर SIOचे काही पदाधिकारी आपल्या या मीटिंगमध्ये आलेले आहेत। आपल्याकडे अजून एक 5 मिनिटं वेळ आहे मीटिंग सुरू करण्यासाठी। तर त्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये जे माजी सेक्रेटरी होते विद्यार्थी संघटनेचे SIOचे, ते उजेर रंगरेज साहेब इथं आलेले आहेत। मी त्यांना विनंती करतो की ब्रदर उजेर आपल्याला या सगळे जे त्यांची कॅम्पेन चालू आहे त्या कॅम्पेनची माहिती द्या। उजेर रंगरेज साहेब। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO एक 10 डेज स्टेट वाइड कैंपेन हम चला रहे हैं, मुहिम अभियान हम चला रहे हैं। इसका थीम है वेयर आर वी हीडिंग, हम किधर जा रहे हैं। इस कैंपेन का उद्देश्य है कि पिछले कई सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो है, बहुत सारी ज़बान बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखते रहे कि यहाँ की जो अमन अमान की जो फिजा है उसको जो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो डाइवर्सिटी के साथ लोग जो लोग रहते आ रहे हैं उसको जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बट ऑर्गेनाइज वे में जो है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मुख्तलिफ अंदाज से जो ये कोशिश की जा रही है कि समाज में नफरत का वातावरण फैला है। हम देखते हैं कि रिसेंट में महाराष्ट्र में वैसे बहुत सारे इंसिडेंट पे फसाद हुए, जिसका कोई ये नहीं था, वजह नहीं थी, लेकिन बस एक नफरत और अफवाह के नतीजे में देखते हैं कि जो है कई सारे लोग उससे जूझ रहे हैं। अभी रिसेंटली का जो वाक़या हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं, सतारा में जो वाक़या हुआ कि एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट से जो फेक पोस्ट की जाए, उसकी वजह से जो पूरे समाज में जो फसाद हुआ उसके नतीजे में शहीद नूरुल हसन को शहीद किया गया। तो ये पूरा जो माहौल हम देखते हैं पिछले कई सालों से महाराष्ट्र जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट कहलाने वाली है, पिछले 1 साल में यहाँ महाराष्ट्र में तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसी रैली हुई, एंटी मुस्लिम रैली हुई, जिसमें जो प्रोवोक किया गया खासतौर से जो लव जिहाद और इस तरह के जो प्रोपेगेंडा टूल्स है उसको जो रैलीज के जरिए जो हिंदू रैली जो हिंदुत्व वाली संगठना की रैली निकाली गई, जिसमें ऐसे बहुत प्रोवोकेटिव भाषण दिए गए। तो ये महाराष्ट्र जैसी स्टेट में भी ये जो है जहर फैल चुका है। तो इसी को चलते हुए SIO साउथ महाराष्ट्र में ये खासतौर से विद्यार्थियों में और समाज के जो ऐसे लोग हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोगों के दरमियान हम जा रहे हैं। और वहाँ पर जो यहाँ इस मुल्क में और इस सोसाइटी में अमन अमान की फिजा बरकरार है, उसके लिए जो है और ये जो पूरा एक माहौल, नफरत का माहौल फैलाया गया, उसको किस तरह हम मिलकर खत्म कर सकते हैं, इसको लेकर हमें पूरी 10 डेज कैंपेन पूरे महाराष्ट्र भर में हम चला रहे हैं। आज इसके बहुत सारी अलग अलग 2 दिन से एक्टिविटी सोलापुर में और स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर्स हम ले चुके हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने ली है। पूरे महाराष्ट्र भर में जो ये कैंपेन पूरे 10 दिन की कैंपेन चला रहे हैं, तो उसका बुकलेट आपको भी दिया गया। ये इस कैंपेन का इंट्रोडक्शन था। ये इसकी आज वक्त की ज़रूरत है, तो ये जो प्रोग्राम भी है उसी से मिलता जुलता ही प्रोग्राम हमने समझा लीजिए कि इस कैंपेन का निर्देश हम आपके सामने रखिए। मैं जमात में शुक्रगुजार हूँ, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। त्यानंतर आपला जो
आज कार्यक्रम आहे, त्या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करूया. सुरू अल्लाहच्या नावाने, जो परम दयावंत व असीम कृपावंत आहे. अल्लाह कुराणामध्ये म्हणतो, सुरे अल हुजरात वचन क्रमांक 13 मध्ये अल्लाह म्हणतो की या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. याचा मराठीमध्ये अनुवाद असा आहे, सुरू अल्लाहच्या नावाने जो असीम दयावंत व परम कृपावंत आहे. अल्लाह म्हणतो, लोक हो, आम्ही तुम्हाला एका पुरुष व एका स्त्रीपासून निर्माण केले आणि मग तुमची राष्ट्रे आणि वंश बनविले, जेणेकरून तुम्ही एकमेकांना ओळखावे. वास्तविकतः अल्लाह जवळ तुमच्यापैकी सर्वात जास्त प्रतिष्ठित तो आहे, जो तुमच्यापैकी सर्वात जास्त ईशपरायण आहे. निश्चितच अल्लाह सर्व काही जाणणारा आणि खबर राखणारा आहे. खरोखर अल्लाहने आपल्यासाठी हा मार्गदर्शन केले. आज आपण समाजामध्ये बघतो की कित्येक पिढ्यानपिढ्या, कित्येक वर्षानुवर्ष आपण जे आहे या समाजामध्ये, या भारतीय समाजामध्ये गुण्या गोविंदाने राहतो. या देशामध्ये विविध जाती, विविध धर्मांचे, विविध वंश असलेले लोक आहेत, पण तरी सुद्धा गुण्या गोविंदाने एकत्रित एकमेकांच्या भावनांना आदर देऊन विविधतेने या देशामध्ये नटलेल्या या सर्व बांधवांचा आपण बघतो की हे सर्व एकमेकांबरोबर मिळून मिसळून राहतात. वेगवेगळे लोक आहेत, समाज आहे, धर्म आहे, पण या सर्व समाजामध्ये, या सर्व धर्मांमध्ये ही जी एकता आहे, ही जी सद्भावना आहे, ती सद्भावना असण्याचं कारण एकच आहे की ती एकमेकांबद्दल प्रेम आहे, त्यांच्यामध्ये मानवता आहे. त्याप्रमाणे अल्लाह आपल्याला कुराणमध्ये म्हणतो की तुम्ही एकाच आई वडिलांचे, एकाच आई बापांचे जे आहे तुम्ही पुत्र आहात किंवा तुम्हाला निर्माण केलेला आहे. तर या भावनेने आपण एकत्रित आहोत. आज ही जी मीटिंग किंवा हे जे सभा घेण्यात येत आहे, याच्या मागचा उद्देश हाच आहे की ही जी भावना आपल्या सर्वांमध्ये आहे, एकात्मतेची, एकमेकांबद्दल आदरची, एकमेकांच्या धर्मांबद्दल जे आहे प्रेम असण्याची, त्याबद्दल ही जी भावना आहे, काही समाजकंटक जाणून बुजून आपल्यामध्ये ही जी रीती रूढी परंपरा आहे, जे आहेत संत किंवा जे महात्मे आहेत, जे बुजुर्ग होऊन गेलेले आहेत, जे वली अल्लाह होऊन गेलेले, या लोकांनी जे आहे आपापसामध्ये प्रेम निर्माण केलं. आपापसामध्ये जे आहे ना, एकमेकांचा आदर कसं करावं, या गोष्टी शिकवण्याचं काम यांनी केलं आणि याच परंपरा आपण जोपासत आहोत. पण याच ज्या परंपरा आहेत, काही लोक ह्या परंपरांना तोडू इच्छितात. ह्या ज्या प्रेमची भावना, ह्या ज्या आदरची भावना आपण आपल्या मनामध्ये आहे, या भावनेला तडा घालण्याचा प्रयत्न काही लोक करतात. पण मित्रांनो, आपण खूप म्हणजे आपल्याला परमेश्वराने, त्या परमेश्वराने जे आहे ना, आपल्याला एक सद्बुद्धी दिलेली आहे की आपण या कार्यासाठी आपल्या स्वतःला ओतून घेतले. आपल्या मनामध्ये ही भावना आहे की जरी जे काही थोडे लोक आहेत, हे आपल्याला तोडू इच्छितात, हे आपल्यामध्ये द्वेष निर्माण करायचा प्रयत्न करत आहेत, पण या प्रयत्नाला यांची रोकथाम करण्याचं काम आज आपल्यामध्ये करायचं, आपल्या सर्वांना मिळून करायचं.
आणि हीच भावना निर्माण व्हावी. आपण सर्वजण जे आहेत हे काम करतच आहोत, पण हे काम करण्यासाठी एकमेकाला प्रोत्साहन देणं, एकमेकाला जे आहे तुम्ही जे करत आहात ते योग्य आहे, तुम्ही पण करा आम्ही पण करू, ही साथ देण्याची जी भावना आहे. एक लक्षात घ्या, आपण एक मी छोटस उदाहरण देतो आपल्याला. पोलिओ आहे, पोलिओ सर्व मुलांना होत नाही. पोलिओचा जो आजार आहे हा सर्व मुलांना होत नाही, पण तरी सुद्धा पोलिओ होऊ नये म्हणून आपण सर्वजण मुलांना लस घेतो का नाही? का घेतो? कारण प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून. बीसीजीचा लस आहे, टीबी होऊ नये किंवा कोणत्याही प्रकारची रोगराई होऊ नये आपण म्हणून प्रतिबंधात्मक जे आहे उपाय करत असतो, ते लस घेतो. सगळ्यांना होत नसतो तो, पण ते लस का घेतो? की काळजी घेतो, एक प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून. आपण सर्वजण जे आहे हेच काम करीत आहोत समाजामध्ये हेच काम आपण सर्व करीत आहोत की आपण या ज्या वृत्ती आहेत जे आपल्या सर्वांमध्ये फूट घालण्याचा, आपल्या सर्वांना एकमेकांशी लढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, या शक्तींना आळा घालण्यासाठी या प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याची गरज आहे. हीच भावना घेऊन आज या मीटिंगचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तर मी आपल्या सर्वांचं जे आहे जमात इस्लामीच्या वतीने स्वागत करतो आणि या कार्यक्रम आयोजित करण्याचा ही सभा आयोजित करण्याचा उद्देश काय आहे, या कार्यक्रमाची प्रस्तावित करण्यासाठी मी माननीय श्री शफीक काझी साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रस्तावित करावं. या अगोदर आपण ज्याप्रमाणे एकमेकांना ओळखूनच आहोत, पण काही नवीन लोक आहेत, काही आपल्या कार्य करीत आहेत. तर माझी एक विनंती आहे की प्रत्येकाने उठाव किंवा आपल्या जागेवरूनच आपलं नाव आणि आपण काय काम करतात, कोणत्या याच्याने संबंधित आहात, संघटनेशी संबंधित आहात, हे जर आपलं थोडंसं इंट्रोडक्शन दिलं तर आपल्या सगळ्यांना एकमेकांचा परिचय होईल. तर सुरुवात माझ्यापासूनच मी करतो. मी आहे मोहम्मद करीम शेख. मी जमात इस्लामीचा कार्यकर्ता आहे आणि सामाजिक चळवळ यामध्ये भाग घेतो. प्रयत्न करतो की लोकांमध्ये असे लोक जे द्वेष भावना निर्माण करतात, या लोकांनी जे लोकांमध्ये समाजामध्ये द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना रोखण्याचा किंवा समाजामध्ये एक चांगल्या गोष्टींना रुजवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत आणि यामध्ये आपल्या सर्वांचं सहकार्य लाभतच आहे. तर मी जमात इस्लामी मध्ये या संघटनेशी संलग्न आहे. शफीक काझी जमात इस्लामीचा मेंबर आहे. मी अशोक राष्ट्रीय रविदास परिषद नावाची संघटना आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये मानवतावाद, विज्ञानवाद आणि प्रयत्नवाद हा सतत चालण्याची ज्या महापुरुषांनी जगामध्ये ही विचारधारा मांडली, त्यांच्या विचाराचा प्रचार प्रसार करणे हे आमच्या संघटनेचं काम आहे. मेरा नाम उजैर अहमद है. मैं ऑक्सफोर्ड इस्लामी लॉ डिपार्टमेंट में एसआईयू का मेंबर हूँ और साथ ही साथ जमात इस्लामी कॉलेज में, और मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मैं शेख समीउल्लाह इकरा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और प्लस सोलापुर शहर में समीक्षा सभा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की है 10 साल से, उसका मेंबर भी हूँ. तो कुछ अशफाक कासिम शेख हा सोलापूरचाच आहे आणि व्यवसाय विचार रिअल इस्टेट ज्याला म्हणतो आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आयुर्वेदिक औषधांची निर्मिती आणि विक्री आणि त्याचबरोबर मसाला मिरचीची निर्मिती आणि विक्री आणि थोडंसं इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण पुण्यात जाणे असल्यामुळे
वेळेस नवीन नवीन लोकांची गैरसोयी नाही खऱ्या एका ईश्वराची ओळख करून देण्याचा प्रयत्न. खाजगी नोकरी असं ज्यांना जफर शेख उनके इंटेलिजेंस के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और साथ में ऐसा का नंबर जो क्या लगते बोलो मैं बीजेपी से मी युवराज शेळके मराठा सेवा संघ काय भारतीय जनता पार्टी प्रांतिक सदस्य मेरा पर्सनल चॅरिटेबल हॉस्पिटल एंड चॅरिटेबल हॉस्पिटल महाराष्ट्र रोड सेंटर सुविधा के अध्यक्ष नाईकवाडी वेल्फेयर मी शंकरराव लिंगे अखिल भारतीय माळी महासंघाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शक्तिशाली ओबीसी फेडरेशन आणि माझा व्यवसाय आहे ओरिजिनल व्यवसाय तसं मी शेतकरी शेतमजूर आहे पण तो सर्वांना परिचित आहे असा व्यवसाय म्हणजे जिसके कोई नहीं लेता उसको हम लेता है टाकाऊपासून टिकाऊ म्हणजे स्क्रॅपचा मंगाचा व्यवसाय आहे त्याच्यामध्ये कोणतीही वस्तू घरात आपण फेकून देतात ती आम्ही विकून देतो हा आमचा व्यवसाय आहे या व्यवसायामध्ये भारतभरामध्ये किमान 5% लोक त्याच्यात काम करतात म्हणजे कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त उत्पन्नाचे सुद्धा लोक त्याच्यामध्ये आहेत असंघटित पण आहेत संघटित पण आहेत म्हणजे खालच्या थरामध्ये असंघटित आहे मधल्या थरात थोडे त्याच्या पुढच्या थरात त्याच्यानंतर थरात उद्योगपती आहे म्हणजे असा हा त्याच्यामध्ये सर्वांगीण आहे सर्वाशी माझा संबंध आहे म्हणजे सर्व जाती धर्माशी असा माझा संबंध आहे तर हे काम मी महात्मा फुले यांच्या विचारावर संपूर्ण काम करतो. मी डॉक्टर सैफान शेख मी पुणे शहर मेडिकल कॉलेजमध्ये काम केलं नंतर पालसच्या आता मी सकाळी कार्यकर्ता म्हणून काम करतो आणि माझं नाव कल्याण मलिका बाहेर मी सिराज शेख रिटायर्ड सिव्हिल इंजिनियर आहे मुंबईला लॉकडाऊन मी इथे सध्याला जमा फर्स्ट ईयर सहयोग में एसोसिएट हूँ सोशल साइंस ट्वेल्थ अब्दुल सत्तार शेख जमात इस्लामीचा कार्यकर्ता प्रोफेसर शुजाउद्दीन गंडोती रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल पटेल डॉक्टर इस्माइल शेख जमात इस्लामी असद शेख असद शेख जमात इस्लामी डॉक्टर इस्माईल शेख MD युनानी आणि सोलापूरची जी जबाबदारी आहे शहराची जमात इस्लामीची मी यांच्याकडे जबाबदारी अध्यक्ष
मी डॉक्टर सय्यद आहे, MBBS आहे. पारनेर तालुका आहे, माझं गाव पण आहे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये. इथे माझं छोटंसं हॉस्पिटल आहे, आनंद हॉस्पिटल. आणि जमाती इस्लामी हिंद महाराष्ट्राचा सदस्य आहे आणि सचिव आहे. धन्यवाद. हा परिचय खूप महत्त्वाचा असतो, एकमेकाला समजून घ्यायचा. तर यानंतर आपण कार्यक्रमाला पुढे घेऊन जाऊया. मी या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करण्यासाठी श्री शफीक कादरी यांना आमंत्रित. आदरणीय मित्रांनो, आजची मीटिंग आम्ही जी बोलवली आहे त्याचं थोडं बहुत करीम साहेबांनी त्याची माहिती दिलेली आहे. ती माहिती सोडून पुढचं मी सांगण्यासाठी उभं आहे. ज्या प्रमाणे देशातील संपूर्ण देशातील वातावरण गढूळ झालेलं आहे आणि ते त्याला काही घटक जबाबदार आहे. तर गढूळ झालेल्या ह्या वातावरणात ज्या दरी आपापसात निर्माण झालेल्या आहेत, ज्याप्रमाणे दूषित वातावरण होऊन एकमेकाचा दुरावा सुद्धा निर्माण झाला आणि पूर्वी कशा दंगली होत्या त्या काहीतरी कारण असताना मोठ्या मोठ्या दंगली व्हायच्या आणि एका शहरात व्हायच्या. शहरात झाल्यानंतर काही दिवसानंतर वातावरण निवडायचं आणि निवडलेल्या वातावरणात परत व्यवहार सुरू व्हायचे. काही लोक अरेस्ट व्हायचे, काही लोकांना आत टाकले जायचे, काही लोक सुटायचे. पण आताच्या ज्या वातावरणात एक 10 वर्षाच्या या काळात एकदम वेगळा बदल आपल्याला दिसून येतो. लिंचिंगच्या प्रकरणामध्ये एखाद्या शहरात एखाद्या मुलाला, मग कोणत्याही जातीचा असो, ते फक्त मुस्लिम समाजाचं म्हणत नाही, कोणत्याही दलित असेल, कोशिश असेल, मुस्लिम असेल, कोणत्याही समाजाचं असेल, त्या एकट्या तरुणाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला एखादं झुंड येऊन मारतो आणि काही कारण नसताना क्षुल्लक कारणास्तव मारतो. ह्या प्रकारे जे महाराष्ट्रातलं किंवा देशातलं वातावरण, मग ते सोलापूरचा सादिक शेखचा मुलगा असू द्या, मोहसिन शेख, 2014ला सुरुवात झाली त्याची, तो असू द्या, काही नाही नमाजला जाताना त्याला घोषणा देत जाणार आहे का बंड पौर्णिच्या लोकांनी त्याला दिलं, किंवा त्याच्यानंतरच्या कुणाच्या घरात मटण मिळालं म्हणा, किंवा कोणी लग्नात वरातीवर घोड्यावर बसला म्हणा, ह्या पद्धतीने लिंचिंगचा प्रकार सुरू आहे. जाती दंगली मोठ्या मोठ्या होत नव्हत्या किंवा त्या कुठेतरी बाजूला सरकल्या आणि लिंचिंगच्या पद्धतीने समाजात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. आणि ते हे लोन फक्त एखाद्या व्यक्तीपुरतं किंवा एखाद्या ठिकाणापुरतं मर्यादित राहिलं नाही, तर ते महाविद्यालयात, शाळेत, कुठल्याही सरकारी किंवा तो मागे झालं होतं त्या RPFने ज्या पद्धतीने तिथं हे केलं, फायरिंग केली, त्या पद्धतीने सरकारी कर्मचारी सुद्धा तो करत असतो. ह्या पद्धतीने या घटना होते. ह्या घटनेच्या पाठीमागं कोणी आहे असं वाटत नाही. शक्यता आहे की कुणी नसेल, अचानक झालेल्या घटना असतील, पण त्या घटनेनंतर त्याला रोखण्यासाठी किंवा त्या घटनेच्या पाठीमागं लागून ती घटना घडविणाऱ्या, हत्या करणाऱ्यांना कुठं सजा होणे किंवा तो प्रकार कुठेतरी रोखण्यात यावा ह्याचे प्रयत्न सुद्धा होते दिसत नाही. त्याच्यामुळे काय झालंय, घटना वाढत चालल्या. सरकार आपल्या पद्धतीने, पोलीस आपल्या पद्धतीने कार्य करतात, ते कार्य करत आहेत. मग त्यात पक्षपातीपणा होतो, त्यात जे काही होते ते सर्वांना माहिती आहे. पण कुठेतरी थांबलं पाहिजे ना. गरज आहे ती थांबवण्याची. कारण आम्ही फक्त काय करतोय की वाचतोय,
आम्ही काय करतो, पेपरमध्ये आलं हळव व्यक्त करतो, निषेध करतो किंवा एखादा मशाल मोर्चा वगैरे काढून देतो, संपवतो किंवा कलेक्टरला निवेदन देतो, हे करतो ते करतो. ठीक आहे, जेवढी कुवत असेल त्याप्रमाणे ते करतात. पण एक बंद कुठं होणार, कधी होणार हा प्रश्न आहे. मग समाजात सर्वच लोक वाईट आहेत का, प्रश्न हा पडतो. समाजात सर्वच वाईट आहे किंवा समाजात सगळे वाईट प्रवृत्तीचे लोक आहेत, समाजात सर्वच जातीवादी लोक आहेत, समाजात जातीवाद सगळीकडे सगळ्या लोकांना घेऊन पुढे जात आहे असं झालं का? तर आजही भारतीय समाजात आम्हाला ही गोष्ट आढळत नाही. काही लोक आहेत अजून सुद्धा, म्हणजे टक्केवारी 5% सुद्धा आपल्याला मोजता येणार नाही, एवढीच लोक, पण एवढी लोक सुद्धा वातावरण दूषित करतात. मग काय करायचं, ह्याला कुठंतरी अटकाव पाहिजे ना. सरकार करतं न करतं ती गोष्ट वेगळी, सरकारचा एक आपला अजेंडा ठरलेला आहे, त्याला अटकाव करण्यासाठी मग जमात इस्लामी म्हणा किंवा दुसऱ्या संघटनांनी आपापल्या परीने काही कार्य सुरू केलं. बाकीच्या संघटनांनी सुद्धा केलेलं आहे, फक्त जमात इस्लामीचा उदो करायचं इथं कारण नाही. पण जमात इस्लामीने काय केलं की ही गंभीर बाब आपल्या याच्यामध्ये नोटीसमध्ये आणली आणि त्यासाठी एक प्रतिबंधक उपाय म्हणून काही लोकांचं टीम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आणि ही टीम म्हणजे ही सद्भावना मंच. प्रत्येक शहरात सर्व जाती धर्माच्या पुरोगामी विचारसरणीच्या लोकांना, मग ते आंबेडकरवादी असू द्या, फुले शाहूच्या विचारांचे असू द्या किंवा दुसऱ्या विचाराचे असू द्या, ह्या सगळ्यांना घेऊन एक सद्भावना मंच फॉर्म करण्याचं ठरवलं. आणि प्रत्येक ठिकाणी डॉक्टर साहेब जात आहेत आणि मला वाटतं औरंगाबादला, बीडला, इथे सगळीकडे आहे. तर आजची मीटिंग जी बोलवली, आम्ही सुद्धा सोलापूरला हा सद्भावना मंच बनवण्याचा प्रयत्न आहे. तो यासाठीच आहे की समाजात एक असा दबाव गट, प्रेशर ग्रुप तयार व्हावा आणि त्या प्रेशर ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही हे जे चाललंय त्याला कुठेतरी रोखण्याचा प्रयत्न करावा. दुसऱ्या संघटना आहेत, आमची समविचारी संघटना आहे, हेच कार्य करते. समविचारी संघटना आम्ही काम करतो की हेच कार्य करते. प्रश्न पडतो, एकाने मला विचारलं की समविचारी संघटना असताना परत ही संघटना का, तर आमचं त्याला एकच उत्तर आहे की जितक्या जास्त संघटना होतील, जितके जास्त दबाव गट निर्माण होतील, तेवढा त्याचा परिणाम जास्त होईल. त्यामुळे आणि सद्भावना मंचची स्थापना करण्याचा इथं आम्ही प्रयत्न करतोय. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपले विचार थोडक्यात मांडण्यात, ज्याला विचार त्याच्याबद्दल सद्भावना मंचबद्दल विचारणं मांडण्यात आहे. धन्यवाद काजी साहेब. त्यानंतर आपण काही लोकांना संधी देऊया की त्यांनी आपले मनोगत किंवा आपले विचार या मंचा संदर्भात त्यांनी आपले विचार मांडावे. प्रत्येकाला आपण 5-5 मिनिटाचा वेळ देऊ. तर सर्वप्रथम मिळणार होतं सर अगवणे साहेब, आपण बोला. बसूनच बोला सर. हा बोललं तरी चालेल, काय वैचारिक चर्चा. जमाती मीटिंग आयोजित केलेली आहे. त्या मीटिंगचं मी आयोजकांचं मनपूर्वक आभार मानतो. आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे की देशाचा माहोल पूर्णतः बदललेला आहे आणि या देशामध्ये लोकशाही तयार झाली. 1950 पर्यंत मतांचा काही संबंध होता.
आणि आपल्या देशावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं आणि ब्रिटिश हे भारताला इंग्लंडवरून नियंत्रित करत होते. परंतु 1950 नंतर जसेही भारतामध्ये लोकशाही प्रक्रिया सुरू झाली, त्यामुळं इथल्या चालाक जे लोक होते, या चालाक लोकांनी ओळखलं की आता आपल्याला राजकीय सत्ता हस्तगत करायची आहे, तर कशा पद्धतीनं केली पाहिजे. आणि त्यांच्यासाठी एकदम सोपा मार्ग आहे, एकदम सोपा मार्ग, पारंपरिक मार्ग, त्यांना योग्य वाटेल असा मार्ग त्यांनी शोधला. तो म्हणजे धार्मिक विभाजन करणे आणि इतिहासामध्ये झालेल्या छोट्या मोठ्या चुकांना मोठं रूप देणे आणि जेणेकरून भारतामध्ये हिंदूंची एका बाजूला तयार होतील आणि दुसऱ्या मायनॉरिटीज एका बाजूला तयार होतील, अशा पद्धतीने या देशातली टेलिव्हिजन मीडिया, प्रिंट मीडिया, व्होकल मीडिया किंवा रिलिजियस मीडिया यांनी सर्वांनी प्रयत्न करत राहिले. आणि 2014 नंतर भारतामध्ये जे या देशाचे पारंपरिक शत्रू होते, मनुवादी लोक होते, ते सत्तेवर बसले आणि मग ते सत्तेवर कायम बसण्यासाठी हा जो देश आहे, हा देश जातीप्रधान देश आहे. कास्ट महत्वाची आहे. तर कास्ट मध्ये 4 ह्याच्यामध्ये हा देश विभागलेला आहे. 4 वर्गामध्ये हा देश विभागलेला आहे. आणि हजारो वर्षापासून या देशातील दलित शोषित लोकांना मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवलेला आहे. यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 85% आहे. आणि जे दलित शोषित लोक होते किंवा ज्यांना मानवी अधिकारापासून दूर ठेवलेलं होतं, त्या लोकांनीच धर्मांतर केलेलं आहे. त्यांना जिथंही समता मिळते आहे, जिथंही मानवतावाद मिळते आहे किंवा जोही महापुरुष मानवतावाद सांगतो आहे, त्याच्याकडे ताबडतोब ते आकर्षक होतात. परंतु सरांनी आता जे सांगितलं, दोन प्रकारचे लोक सतत प्रयत्न करतात. एक विषमतावादी लोक आणि एक मानवतावादी लोक. तर विषमतावादी जे लोक आहेत यांच्या हातामध्ये पॉवर आहे. म्हणजे पॉवर म्हणजे पॉलिटिकल पॉवर आहे, रिलिजियस पॉवर आहे, मॅन पॉवर आहे, मनी पॉवर आहे, मसल पॉवर आहे. सर्व प्रकारच्या पॉवर त्यांनी ते कॅप्चर केलेले आहे. आणि जो उपेक्षित वर्ग आहे हा अज्ञानी असल्यामुळं, शिक्षणामध्ये अज्ञानी आहे, गरिबी आहे, दयनीय अवस्था आहे, सर्व प्रकारच्या उपेक्षामध्ये तयार झालेला हा वर्ग आहे. आणि मतांचा अधिकार या सर्वांना मिळालेला आहे, फ्रीमध्ये मिळालेला आहे. 1932 आपल्याला सर्वांना मतांचा अधिकार गोलमेज कॉन्फरन्समध्ये मिळाला. आणि आपल्या लोकांना मतांचा जो अधिकार मिळाला आहे त्याची काय किंमत नाहीये. तो फुकट देतोय मतदान किंवा विकत देतो आहे किंवा लालची त्याचं काय म्हणजे असं फार मोठं चेकिंग करतोय किंवा असं नाहीये. त्यामुळं आपली जी मतं आहेत ही कशी सहजासहजी मिळतील याच्यासाठी प्रयत्न केला जातो. म्हणून या देशातले जे ऑपरेशनल क्लास आहे, शोषित वर्ग जो आहे, या सर्वांना संघटित होणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि आमच्या महापुरुषांच्या आधारावरच संघटित व्हावं लागणार आहे आपल्याला. जे महापुरुष समतावादी महापुरुष होते, मानवतावादी महापुरुष होते, विज्ञानवादी महापुरुष होते, अशा प्रकारच्या महापुरुषांच्या विचारधारेवर आपल्याला संघटित व्हावं लागेल आणि मतांचा योग्य वापर करून आपल्याला देखील सत्ताधीश बनावं लागेल. कारण पॉलिटिकल पॉवर इज ए मास्टर की टू ओपन ऑल लॉक्स. राजनीतिक चाबी एक ऐसी चाबी है उससे कोई भी ताला खोल सकता है. आणि जगातली सारी मुवमेंट
भारतातली सारी मुवमेंट, आता ही फॅन जी चालतोय ते देखील राजकीय शक्तीवर चालतो आहे. लाईट येते ही राजकीय शक्ती, कुठलंही घर बनते, कारण डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पॉवर याच्या पाठीपासून काम करत असतो. तर आपण लोकांनी कारण 1950 नंतर वातावरण बदललेलं आहे, त्याच्या अगोदर वातावरण वेगळं होतं. म्हणून जास्तीत जास्त आपण कसं संघटित राहो वैचारिक दृष्ट्या, आणि लोकांमध्ये जागृती झाली पाहिजे. एक गोष्ट मला स्पष्ट सांगावं लागेल की आपल्याला हे शिकावं लागेल की आपला शत्रू कोण आहे और आपला मित्र कोण. आता काय होतंय, मित्राला शत्रू मानतोय आणि शत्रूला मित्र मानतोय. आज काय झालेलं आहे की आता बघा, रिझर्वेशनला विरोध कोण करतंय? मुसलमान करत नाही, ख्रिश्चन करत नाही, बौद्ध करत नाही, पारसी करत नाही. आजच्या मराठ्यांच्या रिझर्वेशनला, ओबीसीच्या रिझर्वेशनला कोण विरोध करतंय? म्हणजे आपण काय करतो आहे, आमचे लोक की शत्रूला मित्र मानतात आणि मित्राला शत्रू मानतात. हे जे त्याचे जे मिसगाईड झालेलं आहे ड्यू टू मीडिया, खरं काय सांगतच नाही. या देशातला जो मीडिया आहे, पण टीव्ही असू दे किंवा रेडिओ असू दे किंवा सोशल मीडियामुळे थोडाफार माणूस शहाणा व्हायला लागेल. म्हणजे आज ज्याला मोबाईल आहे, या मोबाईलच्या सोशल मीडियामुळे खरी गोष्ट लोकांना माहीत व्हायला लागेल. असे छोटे छोटे कार्यक्रम घेऊन लोकांना जागृत करणं अत्यंत महत्वाचं आहे. वार्नेरकर सरांनी जो कार्यक्रम हातात घेतलेला आहे किंवा जमात-ए-हिंद, इस्लाम हिंद या संघटनेनं जो कार्यक्रम घेतला, असे प्रत्येक वर्गाचे, प्रत्येक क्लासचे, प्रत्येक कास्टचे कार्यक्रम झाले पाहिजे असं मला वाटतं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आज के हालात की जरूरत ही है. आज के वक्त की जरूरत है ये. जैसे काई साहब ने कहा कि सोलापुर शहर में जो ना सब विचार सभा की जो बुनियाद जो रखी थी, वो उसके पीछे का रीज़न वही था कि ये सब विचार में जो ना सब है उसके अंदर, मराठा है उसके अंदर, दलित समाज है उसके अंदर, मुस्लिम समाज है उसके अंदर, हर समाज को जो ना हम लोगों ने लिया उसके अंदर. प्रैक्टिकल बात करेंगे अपन, प्रैक्टिकल बात करेंगे 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार जबकि भारत में आई है, ये जितने भी हो रहे हैं उसके बाद में शुरू हो रहे हैं यहाँ पर. ये हमको मानना पड़ेगा मेरी बात को. मतलब लिंचिंग एक आदमी को पकड़ के जो ना 100 लोग अगर मारते हैं, इसमें कोई मर्दानगी नहीं होती इसमें. ये तो नामर्द लोग करते हैं ये लोग. मतलब इस अंदाज का जो हो रहा है, मतलब अभी रिसेंटली अगर बात करेंगे लोकसभा में एक बहुत बड़ा मतलब दिल्ली जैसे शहर का एक खासदार जो है मुसलमानों के प्रति जो बात करता है, वो मुझे शर्म आती बोलने के लिए आप लोगों को. मतलब इस अंदाज में जो ना घृणा जो डाली है नॉन मुस्लिम लोगों में. मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि हम लोग ये बोलते, आमतौर ये बोला जाता है कि भारत में जो है हिंदू सबसे ज़्यादा रहता है. मैं ये बोलता हूँ कि भारत में जो है 25 करोड़ लोग दलित हैं, 10 करोड़ आदिवासी है, 25 करोड़ मुसलमान है. उसके अलावा जो ना जैन, क्रिश्चियन, ये अगर पकड़ चलेंगे तो करीबन 80 करोड़ के ऊपर जो ना 80 करोड़ के ऊपर जाती है पॉपुलेशन जो हिंदू नहीं है. उसके बावजूद जो ना जो पुश किया जाता है कि वाह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये है कि ब्राह्मणिज्म को जो ना यहाँ पर लाके थोपना है इनको, और मनुस्मृति को जो ना ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ना इतनी मुश्किल से जो ना बनाया था, उस संविधान को हटा के जो है मनुस्मृति पर आधारित उनको संविधान लाना है. उनके पास संविधान रेडी है, उनके पास में, मतलब उनके पास रेडी बना के तैयार है उनके पास. याद रखो, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना बाकी है उनके पास में. और हम ये चाहते हैं कि इस ऐसे प्रोग्राम के तहत जो ना हम लोग अगर अवेयरनेस अगर लाते हैं
हर समाज में जाके जो ना बात करना पड़ेगा, समाज जाके बैठना पड़ेगा। मैं आमतौर पर हमेशा बात बोलता हूँ मैं कि देखो शोलापुर शहर में जो है 1982 में दंगा हुआ, 1982 में दंगा हुआ, 92 में दंगा हुआ, 2002 में दंगा हुआ, हर 10 साल में दंगा हुआ शोलापुर में। 2002 के बाद में दंगा नहीं हुआ शोलापुर में, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं जो सोच रही या मैं जो सोच देखा, मैं मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड, इन दो लोगों ने जो अग्रेसिवली जो ना जो प्रोपोगेट किया लोगों के सामने जाके बातें की, उससे जो है ना शोलापुर का माहौल जो है ये दंगे से दूर निकल गया। इसलिए मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ मैं मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड लोगों को हमेशा सल्यूट करता हूँ मैं। तो इसी अंदाज में जो ना हमको और भी समाज के पास जाना पड़ेगा। अंकल लिंगे साहब जो ना बहुत अच्छे कार्य करते हैं, मैं उनके साथ में फेसबुक पर हूँ, उनके साथ में जो लिखते हैं मैं देखता हमेशा पढ़ते रहता हूँ मैं। और इसी अंदाज में ना हमको और वापस आना पड़ेगा। और एक लास्ट एक बात करके खत्म करता हूँ मैं। आज से 8 साल पहले हम लोगों ने शोलापुर में सविजा सभा जो शुरुआत की थी, एक प्रोग्राम दिया था 28 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर, ये 9 दिन का प्रोग्राम है। 28 नवंबर से 9 दिन, 28 नवंबर फुले शाहू का वो उनका स्मृति दिन है, और 6 दिसंबर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। ये 9 दिन का जो ना हम लोगों ने एक प्रोग्राम दिया था। हर दिन जो ना हर एक तंजीम ने जो ना ये प्रोग्राम को अरेंज किया था। मतलब प्रोग्राम तो समीक्षा सभा नहीं किया था, लेकिन उसमें जैसे एग्जाम्पल तौर पर जो ना जमात उलमा हिंद ने जो ना आप लोगों ने एक दिन का प्रोग्राम लिया, मैं एक दिन का प्रोग्राम लिया था, मराठा सेवा संघ ने एक दिन का प्रोग्राम लिया था, जिसमें प्रेमदादा गायकवाड़ मतलब आज संभाजी ब्रिगेड जो अध्यक्ष है वो आए थे, याद है मुझे। उसके बाद में मैं खुद आया था मुशीर साहब और ब्रिगेडियर सावंत को लाया था। तो इस अंदाज का जो ये जो 9 दिन का जो प्रोग्राम था, इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था। मैं चाहता हूँ इस साल आने वाले साल में जो है 28 नवंबर से 6 दिसंबर ये 9 दिन का प्रोग्राम जो ना हम लोग लेंगे। और ऑलमोस्ट जो ना 9 दिन के प्रोग्राम में जो ना 6 दिन ऑलमोस्ट हम लोग पैक हो चुके हैं। सिर्फ 3 बाकी है, लोगों तक अभी पहुंचे नहीं हम लोग इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि लिंगे साहब भी जो ना एक प्रोग्राम लिए उसके अंदर, ताकि जो ना हम ये प्रोग्राम सब मिल के जो ना उसको ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी ने एक दिन लिया है जी, जमात इस्लामी लिया मी शामना सुद्धा मी सांगितलं मी किंवा तुम्ही जाऊन गायकवाडांना भेटायला जाणार सांगायचं ना, सोलापूरमध्ये हा प्रोग्राम होणं आवश्यक आहे। प्रेमदादा फार दिवस झाले सोलापूरला आले नाही, त्या प्रोग्राममध्ये आल्यानंतर मी आतापर्यंत त्यांना अशा स्टेजवर मी पाहिलेलं नाही। मी रिक्वेस्ट करतो मी संभाजी ब्रिगेडच्या लोकांना हा प्रोग्राम मराठा सेवा संघाने सुद्धा एक दिवस घेतलेला आहे त्यामध्ये, तर ह्यांनी सुद्धा एक प्रोग्राम घ्यावा। बोलल्यापूर्वी प्रेमदादा त्याशी बोललो पुण्यात जेव्हा काउन्सिलची आणि संभाजी ब्रिगेडची सत्यशोधक हां तिथं प्रेमदादा बोललो। प्रेमदादा म्हणजे 7 तारखेपर्यंत माझी फक्त हे काय झाली या महिन्यातली काय 7 तारीख होता हां त्यावरून ते म्हणजे मी कधी तयार आहे म्हणजे 7 तारखेपर्यंत कधी बोला मी सोलापूरचं तारीख सांग, पण नंतर कधी की नोव्हेंबर ते डिसेंबर आपण म्हणून कधी बोललो बाकी सांग। सद्भावना मंच के अभी जो हमने ये रखा है, हमने ये प्रस्ताव के लिए संभाजी डॉक्टर सैयद साहब और हम नाम डॉक्टर सैयद, और इस मंच पे हमारे जमात इस्लामी के कारकुनान जनाब काजी साहब, अब्दुल करीम साहब और दीगर मेहमान खुसूसी और हमारे अजीज दोस्त वकीलत के और सारे सामाजिक कार्यकर्ता, हालात का तकाजा, वक्त की पुकार जिस ढंग से चल रही है उस ढंग को रोकने के लिए जमात इस्लामिया अपने आप को काम में लाने की कोशिश करी। उस कोशिश को तुम्हारे और तुम्हारे बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाकर उसको कामयाब करेंगे। मेरी अपनी उम्र 75 चल रही है, आप लोगों के दुआ से मैं उतना तद नहीं हूँ फिल्म का, लेकिन बुजुर्गों के सोबत में
जो पाया है वो आपके सामने पेश करता है। पहले और अब में इतना फर्क है जैसे ज़मीन और आसमान का। तो उसको एक जगह देखना है तो एक आंख से देखना है, जो ज़मीन और आसमान का किनारा जहाँ चिटकता है उस नमूने से उस फ्लैश को अपन देखेंगे तो कहीं भी अपने आप को ये जोहेरीपन नजर नहीं आएगी। पहले की बुजुर्गों के डायलॉग जो रहते थे आज अमली तौर पर वो हो रहे हैं। जैसे कि पहले के लोग इतना बड़ा दिल करते थे कि कोई शेजारी अपने को तकलीफ दे तो एक बुजुर्ग माए या बुजुर्ग कोई भी हो वो कहते थे जाने दो। मिसाल ऐसी देते थे कि देखो बच्चों, मेरी बहनों, अगर चलते चलते वक्त में अगर पैर को कोई मैला लगा तो उस मैले को अक्लमंद और शाइस्तगी से अगर कोई सोचेगा तो उसको वही रगड़ कर निकल जाएगा। अगर तुम पार्सलिटी के हिसाब से देखेंगे तो उसको देखना पड़ेगा क्या मैला है, डॉग का टॉयलेट है क्या, सो एंड सो ऐसा है, तो उसमें अपनी बदबूरी बात आएगी। तो बेहतर यह है कि जहाँ अपने पैर को मैला लगा वहीं छोड़ देना, ये ऊंची निशानी है। इसके साथ साथ आज हम कई दंगे फसादात के जो उन्वान हैं वो हमारे अपने अंदर उसको किस तरीके से हल करना है वो हमारे अपने बनकमरे में चार दीवारी के अंदर नेक नियति से मशवरा कर करना ये बेहतर है। ताकि अब मैं अपनी तौर पे कहता हूँ, मेरा अपना तजुर्बा, लश्कर आधा शोलापुर है, लश्कर आधा शोलापुर है, उसमें 70% अदर कॉस्ट के है। जैसे हमारे लोधी भाई हैं, मराठी है, कार्तिक है, कुंडी समाज है और ऐसे बहुत से केसन। 285 गणपति के मंदिर हैं, 285 मंदिर हैं। उसमें से उनके दिलों में कितनी मोहब्बत होंगी जो एक डॉक्टर रफीक सैयद को मुस्लिम का रहकर भी गणपति का सदर अध्यक्ष चुनते हैं और इतने अमन अमान से जुलूस होता है। बड़े बड़े अधिकारी यानी कमिश्नर, कलेक्टर्स वगैरह भी वाहवा किए। वो मेरी नहीं थी बल्कि सारे मुसलमानों की वाहवा थी। मुसलमानों में इतनी रहमगिरी और सियासतदान और इतने हैं, लेकिन आज ये जो चुलबुलापन जो हो रहा है इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं जमात इस्लामी से विनती या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो सद्भावना का जो स्टाइल है ये बहुत ही इस दौर के हिसाब से ठीक है और आपको मदद के लिए सभी हमारी अपनी जितनी भी ताकत है, जैसे औरों ने भी बोले वो पार्टी के हो या भाईचारगी की हो, कोई हमारा दोस्त राम होगा तो उसको रहीम बनाने की कोशिश करेंगे, जो रहीम है उसको राम की हिदायत देंगे। इस तरीके से इस देश में आज राम रहीम का राज भूलकर अलग अलग स्टाइल से कर रहे हैं। कोई लीडर, कोई खादा, कोई ये उनकी दिलों में जो तासुब है वो तासुब ख़त्म करने के लिए हमको ऐसे ही रहना चाहिए कि आज कई वर्षों से कई बादशाह, कई हुकूमतें उल्टे पालते हो गए हैं। कोई हुकूमत को एक आदमी उसको उथल पुथल नहीं कर सकता बनस्बत के उसके ताकत की शक्ति हो। ताकत जब आएगी कि तुम्हारे और हमारे में एकता, मोहब्बत, सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देने के बाद एकता होगी। एकता होगी तो हमारी सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी होगी तो ये सवाल खत्म होगा। जैसे एक शायर ने कहा है, नफरतों को जहनों से एक कलम मिटा डालो, नफरतों को जहनों से एक कलम मिटा डालो, अरे जिससे घर जले अपना वो दिया बुझा डालो। इस तरीके से अब हमारा ये फर्ज है कि ऐसे नेक लीडरों, इन नेक रहबरों के पीछे रहकर शहर की, देश की, कौम की खिदमत की, बन मुट्ठी में खिदमत कर कर अपने इतनी सारी कुर्बानियाँ, आज कम से कम मैं आपका 10, 12, 15 साल से नाम सुनता हूँ तो दूसरे दिन
सारे लोग मैं ही डॉक्टर रफीक को बोलकर सलाम मैंने भाई ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता रहा। तो कहने का मतलब यही है कि रफीक साहब के बारे में और ये सद्भावना के बारे में एक अशार कहता हूँ, अरे बहती धारा बहती है तो बहने दो। जिन जहरीली अनासिर हैं उनके लिए ये अशार बोल रहा हूँ, बहती धारा बहती है तो बहने दो। इस धरती पे सबका हक है, सबको जिंदा रहने दो। इतना ही कहते हुए मुझ जैसे नाचिस को बोलने का मौका दिए, हमारे खिदमत और हमारे हमदर्दी जाहिर न करते हुए आपको जब भी जहाँ की जिस हाल में ज़रूरत पड़े इंशाअल्लाह सद्भावना का साथ देते रहेंगे और आपकी राय मशवरे के साथ इस देश को कायम रखने की कोशिश करेंगे। इतना ही कहते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की ओर से आपने हमारे देशों को मौका दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सरांना घेऊन येतो गाडी नाही का? या गाडी आहे जरा तिथं ह्याच्यात अडकले ते तुम्ही साहेब शब्द बोलून जावा. नाही आहे तुम्ही पण या लोक जहामर्द मोहम्मद पैगंबर लिंगायत धर्माचे संस्थापक महात्मा बसवेश्वर, संत शिरोमणी सावता महाराज, संत रोहिदास महाराज, संत कबीर, संत तुकाराम महाराज, क्रांता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकराजा छत्रपती शाहू महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा, राजमाता अहिल्यादेवी होळकर, स्त्री शिक्षणाची आई सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख यांना मी प्रथम वंदन करतो. सोलापूरमधील जमाते इस्लाम यांनी आजचा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे सद्भावना मंचच्या वतीनं, सध्याचं वातावरण आणि त्याच्यामध्ये एक सद्भावना निर्माण व्हावी यासाठी जे आमचे सतत क्रियाशील डॉक्टर सैयद पारनेर, अभी इन्होंने जो बात किया ये भी सैयद ही है और वो भी रफीक, थोड़ा सा हाँ साम्य बहुत है और बाकी कुछ है मेरे को मालूम नहीं, नाम में तो बहुत साम्य है. तो बात एक है कि सद्भावना जो है वो हमारे सारे लोगों के पास सद्भावना है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है. मगर बाहर का कोई तो आदमी आता है और कुछ तो बोल के चला जाता है, रात में कोई तो आता है, वो कोई किसी को मालूम नहीं होता है और वो दंगे फसाद करता है. मैं इस भारतीय चौक में रहता था पहले सोलापुर में, 2008 से 2012 तक वहाँ रहता था. बीच में एक कर्फ्यू लगा, दंगल हो गए. दंगल होने के बाद जो दंगलखोर थे वो हिंदू बोल के आते थे और मुस्लिम लोगों के इसके ऊपर पत्थर फेंक के चले जाते थे. मैं ऊपर के मंजिल पे रहता था, मुझे सब नीचे का दिखता था, कौन आता है, क्या करता है, कैसा क्या बर्ताव करता है. जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उनको कुछ भी मालूम नहीं. मैं सुबह उनको पूछता था इधर फेंक रहे थे क्या, कैसे, किसके लिए, क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं. बोला ऐसा कुछ नहीं, वो हिंदू मुस्लिम का मसला बहुत तो खराब हो रहा है. मैं बोला क्या खराब हो रहा है, हमें कुछ मालूम नहीं, ऊपर से आया था बोला.
तो देखा सामने एक मटन का दुकान था और उसमें ऊपर 4 पतरे देखा और बाजू में तो थैली बोरी का वो बराबर था और एक लकड़ी का बंदा था, उसके ऊपर एक आड़ी लकड़ी थी, उसमें कुछ हुक थे, उसके ऊपर सुबह काट के लिए मटन लगाने का और बेचने का वो काम करते थे। तो उसके दुकान के ऊपर उन्होंने पत्थर मार के सब उसके पतरे 4 थे खत्म कर दिए। उसका क्या नुकसान होने वाला कुछ भी नहीं, मगर माहौल बिगड़ गया और कर्फ्यू में ढील दे दी। कर्फ्यू में ढील देने के बाद उन्होंने बकरे काट के उधर लगाया, तो लाइन लगा के रात को जो पत्थर डाल रहे थे वही लोग लाइन लगा के मटन उसके पास थे। तो मैंने खुद देखा। ये भारतीय चौक और वो साकरपेट का बीच में का संगा डॉक्टर संगा का जो गोड़ है, वो गोड़ में वो दुकान था मटन का। तो इस तरह का लोगों को कुछ मालूम नहीं है। इसके लिए सद्भावना होना और मिलना और क्या है उनको बोलना बहुत जरूरी है। लोगों को बोलना बहुत जरूरी है। अपने यहाँ के लोगों की मोहब्बत, रोज का रोज हमको मुंह देखना है, रोज का रोज यहाँ खाना है, यहाँ हमारा माल बेचना है, यहाँ के लोगों का माल खरीदी करना है। सब ग्राहक भी अपना है, बेचने वाले भी हम, लेने वाले भी हम, सब हम एक दूसरे के ऊपर चलने वाला ये चक्र है। मगर ये चक्र जिसके लिए करते हैं वो सामने कभी नहीं आता। जो दंगे फसाद करते हैं वो सामने कभी नहीं आते। वो अपने ही लोगों को खरीदते हैं। जो अपने में गरीबी है, बेकारी है, लाचारी है, वो लोगों को खरीदते हैं और उसको उसके दिमाग में कुछ ऐसे बातें डालते हैं कि जहर वाली बातें कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते। तो सब लोग बोलते हैं अरे अतिरेकी सब मुस्लिम कैसे है, ये कैसे हो सकता है? मगर उसको बना रहा है कौन वो आपको पता नहीं है। उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता, मगर वो मुस्लिम नहीं है। उसको जो बना रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है। दिखाने के लिए मुस्लिम सामने करते हैं और दंगा फसाद होता है। तो अपने घर के जो बच्चे हैं वो कुछ गरीबी बेकारी है, वो कैसे दूर होनी चाहिए, इसके ऊपर अपना काम होना चाहिए। लोगों को धंधा चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को जीने के लिए कोई तो सहारा चाहिए। उसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता। कोई भी जन्म से, मेरा पिताजी अगर करोड़पति है और मैं लिखा पढ़ा नहीं, कुछ कमाता नहीं, तो मैं करोड़पति कभी भी नहीं रहूंगा। मेरे पिताजी गुजरने के बाद 3 दिन के बाद उनके पास क्या क्या है सब निकालूंगा और कुछ कमाऊंगा नहीं। तो आदमी जन्म से बड़ा कोई नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है, शिक्षा से बड़ा होता है। कर्म तो हम कर रहे हैं, कर्म तो इतना कर रहे हैं कि भारत में निर्माण करने का काम सब हम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। भारत नेशन का जो काम है वो काम दलित कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, ओबीसी कर रहे हैं, एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सब काम कर रहे हैं और खा रहे हैं, मले खाने वाले दूसरे हैं। उसमें अपनी हिस्सेदारी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो बिहार का जो जाति गणना का सर्वे आ रहा है, जो सर्वे आने के बाद कौन सी जाति कितनी है, क्या है, ऐसा वैसा देखने के बाद वो तुरंत डिबेट में क्या बोल रहे, अरे इसमें ओबीसी में तो यादव लोग 14% है। हाँ, वो ही सब मले काट रहे हैं। अरे भैया वो सब मले काट रहे बराबर है, वो घर का है, हमारा घर का जो दाल है वो या कटोरी में जाएगा या थाली में जाएगा, किधर में जाएगा, वो हमारे ही थाली में आएगा। वो बात छोड़ो, जो 15% है, 15% में अपने यूपीसी के अधिकारी कितने हैं, एमपीसी के अधिकारी कितने हैं, जज कितने हैं, या प्रोफेसर कितने हैं, कुलगुरु कितने हैं, इसका जवाब हमें दो पहले।
और वो देखो 15% में कितना है। और ओबीसी में हमारे तो 3 ही सचिव है, 100 सचिव में 3 ही सचिव है। तो 3 में लालू प्रसाद ने कितना खाया होगा, मुलायम ने कितना खाया होगा। अरे सिपाही की नौकरी के लिए झगड़ना, और हम इधर महाराष्ट्र में झगड़ रहे हैं, एक तरफ ओबीसी एक तरफ मराठा, ये झगड़ा कम से कम 5-10 साल से चालू है। जैसे ही मेरे ख्याल से तो 1980 से ये काम चल रहा है, 1980 से ये काम चल रहा है। और इसका इलाज क्या है? इलाज तो सामने है। इलाज जिसके पास हुकूमत है, बाहरी भक्कम बहुमत है, वो कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? अरे भैया, जो 10% ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया है, किसी ने मांगा नहीं, किसी की मांग नहीं। एक दिन में उन्होंने घटना दुरुस्ती कर दी, 103 नंबर की घटना दुरुस्ती हो गई और उसको 10% दे दिया। अभी ये 10% किसके लिए है? ये 15% के लिए। आधा देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? 7.5% देना चाहिए। फिर भी वो 10% है। भले दे दो 10% दे दो, 15% दे दो, वो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वो हमारा कोई वो नहीं कि इसको कितना दिया उसको कितना दिया, वो काम नहीं है। मगर हमारा जो खा रहा है, कौन खा रहा है वो देखो पहले। उसके लिए जातिगत जनगणना होनी जरूरी है। ये पहला काम किया था महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1869 में अंग्रेजों के लिए। उन्होंने बोला कि हमारी गणना करो और जिसका उसका काम जिसको जिसको जो आता है उसको दे, बांट के दे। और पहली जनगणना जो हो गई 1971 में हो गई, वो आधी हुई थी। और दूसरी जनगणना जो हुई 1981 में वो 1881 1881 वो कंटिन्यू चली। और लास्ट जनगणना हुई तो 1931 में हुई, 31 में हुई वो जातिगत जनगणना। वो जातिगत जनगणना में जो ओबीसी आया था सिर्फ हिंदू का ओबीसी, उसमें 52%। अपना देश का विभाजन हो, देश का विभाजन होने के बाद 20% मुस्लिम जो है पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में चला गया। तो देश में रह गए 80 लोग, 80 में 52 तो 100 में 63 होते हैं। तो कल बराबर 63 निकले, कोई कम निकला नहीं। 5 साल से मैं बोल रहा हूँ 63 से नीचे कम नहीं है, कहीं जगह तो ज्यादा है। क्योंकि देश के स्वतंत्र होने के बाद मुस्लिम ओबीसी आ गया, क्रिश्चियन आ गया, जैन आ गया, सारे धर्म के लोग उसमें आ गए। वो भी एक 4% बढ़ रहा है। तो कहाँ 60% है, कहाँ 65% है, कहाँ 70%। अभी इसका इलाज जो किया है वो सिर्फ तमिलनाडु में किया है। तमिलनाडु ने में ऐसा किया है कि 1935 में ईवी रामास्वामी पेरिया वो मद्रास इलाके के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मद्रास इलाका यानी कि अभी दक्षिण कर्नाटका, केरला, ये तमिलनाडु और हैदराबाद स्टेट का नीचे का आंध्रा भाग, कोस्टल भाग, इतना बड़ा स्टेट था वो। तो उसके वो अध्यक्ष थे। मगर कांग्रेस में उस टाइम ब्राह्मण और सारे बनिया थे। उन्होंने बोला कि हमारे लिए ये ठहराव करो, ये काम करो, तो वो नहीं कर रहे। तो उन्होंने तुरंत उसका राजीनामा दे दिया, कांग्रेस का राजीनामा दे दिया और सेल्फ मूवमेंट चालू कर दिया। उसके बाद में 1949 में उन्होंने द्राविड़ मनत्र कड़घम ये पार्टी निकाली और वो पार्टी 20 साल के अंदर तमिलनाडु में उनकी सरकार आ गई और आज तक उनकी सरकार है। आज तक अन्ना डीएमके होगा या डीएमके होगा, मगर दोनों एक ही है, अलग नहीं है।
अभी जयललिता थी ब्राह्मण, मगर वो ब्राह्मण नहीं है, उसकी कहानी अलग है, बस बाकी ज़्यादा बोलने का इसमें ये नहीं है। वो सब ओबीसी दलित इनकी पार्टी है। एक बार क्या हो गया, ईवी रामास्वामी पेरियार के मरने के बाद उनका जो स्टैचू था तमिलनाडु में लगाया था, तो उसको किसी ने विटंबन कर दिया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, कुछ काम नहीं किया। उन्होंने जो भी दंगा फसाद करने वाले जो थे मनुवादी लोग, उनको पकड़ा और पीटा, इतना पीटा कि आज तक वो कोई भी दंगा उधर होता है, कोई भी नहीं। वहां कोई भी मंदिर में ब्राह्मण पुजारी नहीं है, सब अपने जैसे SC ST NT OBC में गए। तो ये काम तमिलनाडु में कैसा हो गया, तो ये ईवी रामास्वामी पेरियार ने महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शाहू महाराज का जो इतिहास है वो सब उन्होंने पढ़ा। आपको पढ़ना है तो उनकी सच्ची रामायण पढ़ो। उन्होंने जो कार्यक्रम करते थे, कार्यक्रम करने से पहले उनका उद्घाटन कैसा होता था मालूम है आपको? बोलेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उनका उद्घाटन होता था कि जो भी लोगों ने देखा ने, जो काल्पनिक देव है, उनके फोटो घर के सब लाने के और वो फोटो उधर तोड़ देने के, चाहे पत्थर से तोड़ो चाहे जूते से तोड़ो, इस तरह से उनका उद्घाटन होता। उनके सबके घर में से 33 करोड़ देव निकल गए और वो अभी ऐसा काम हो रहा है कि तमिलनाडु जैसा काम ये इंडिया में किधर भी नहीं है। वो पैटर्न महाराष्ट्र में आना चाहिए, वो पैटर्न अपने पूरे भारत में आना चाहिए। ये समतावादी समाजवादी जो पक्ष के लोग हैं वो सब उत्तर भारत में आ गई, उनकी सत्ता आ गई, लालू प्रसाद की सत्ता आ गई, अपने मुलायम की सत्ता आ गई। मतलब उसमें क्या हो गया कि जो लोहिया थे, लोहिया वो रामकृष्ण के पुजारी थे। मतलब जो देव देवता थे वो घर में वैसे ही रहेंगे और दोपहर के जो मीटिंग होते वो घर में जाके चूल्हे तक जा रहे, वो वैसे ही देवता आज तक घर में। इसके लिए उनकी सत्ता पालट हो गई। जो काशीराम थे उनकी सत्ता पालट हो गई, मुलायम की सत्ता पालट होती है, और कभी नीतीश कुमार इधर उधर होते, इसके लिए सत्ता पालट होती है। मगर तमिलनाडु की सत्ता पालट नहीं। इसका अभ्यास आपने करना चाहिए। दूसरी बात है, चिट्ठी आई है मेरे को, मगर मतलब की बात, बम्बई में 1892 में दंगल हुआ था। 1892 उस दंगल के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले तो 90 में गए थे। 92 में जो दंगल हो गई उसका नेतृत्व कर रहे थे नारायण मेघाजी लोखंडे, सत्यशोधक समाज, और उसके लिए सावित्रीबाई फुले पुणे से बम्बई चली गई। और जो भी सत्यशोधक के लोग थे वो बम्बई में उस टाइम 6 लाख आबादी थी। 6 लाख के आबादी में भाईखड़ा में मीटिंग हो गई। सब झोपड़पट्टी के लोग, सारे लोगों को बुला ले लिया, सारे धर्म के लोगों को बुला ले लिया, और वहाँ मीटिंग हो गई 60,000 लोगों की। एक मामूली आदमी ने 60,000 लोगों की वहाँ मीटिंग हो गई और सबको समझाया कि दंगल होने के बाद नुकसान किसका होता है। नुकसान अपना ही होता है, वो SC का होता है, ST का होता है, OBC होता है, बहुजन का होता है। वो ऊपर वाले 15% वाले का कुछ भी नहीं होता। तो आज तक 100 साल तक वहां दंगा नहीं हुआ। 1992 में दंगा हुआ, बाद में 1892 से 1992 तक दंगा बम्बई में नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। तो उसका भी अभ्यास अपने करना चाहिए। जमाते इस्लाम जो बम्बई में वहाँ अपना कौन सा स्टेशन है, भाईखड़ा नहीं, अपना इधर का बॉम्बे सेंट्रल के आगे का मस्जिद बंदर का नहीं, वो बॉम्बे सेंट्रल से आगे का एक स्टेशन है,
वहाँ जिमखाना है अपना इस्लामिया, भाई में हाँ मरीन लाइन। तो वहाँ मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में हमारी चर्चा 3 महीने के पहले हो गई। यही विषय के ऊपर हो गई कि बम्बई में 100 साल दंगा नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, उन लोगों का काम क्या था, वो काम कैसे कर रहे थे, उसको दोबारा अपने जीवंत करना चाहिए, जिंदा करना चाहिए। इसके लिए सत्य शोधक समाज जो है जिंदा होना चाहिए। और सत्य शोधक समाज के लिए कोई जाति नहीं है, सारे समाज में वो सत्य शोधक समाज है, चाहे उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें कोई समाज नहीं, किसी की नफरत वाली बात कोई नहीं उसमें। जो भी है भाईचारा है, और भाईचारा के लिए हमको लड़ना है। उसके लिए यहाँ तो ये 2024 का जो चुनाव है वो महाराष्ट्र में मणिपुर करना चाहते हैं। ये देखो, मणिपुर करना चाहते हैं। मणिपुर और महाराष्ट्र का एक ही नाम है, एम से चालू होता है। उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से वो जो गुरुजी कौन है ना, वो घूमता है। उसका क्या कारण है, इतना उसके ऊपर लोग बोल रहे हैं, इतना लोग उसके ऊपर नफरत कर रहे हैं, फिर भी सरकार इसको परमिशन कैसे देती है? वो जरूरी है, 2 मिनट में खत्म कर देते। तो उसको जो परमिशन दे रहे वो नहीं देना। इसके लिए आप डॉक्टर, आप जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपको वहां घर जाने के लिए रास्ता है, हमारे लिए रास्ता नहीं है। हम बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हैं। आपको जो चाहे करो, मगर दंगा फसाद मत करो, ये बात उनको